जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यूडेशन करने के लिए मैं 3 और 4 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होता है। और देखिए, ये 3 तारीख का जो है, इसमें करंट अफेयर्स में सारी चीज़ों को इसमें लेकर के आया हूँ। कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब। 3 तारीख को थोड़ा सा हमारे तरफ समस्या चल रहा था, लाइट्स का, लगातार बारिश हो रहा था, तो इसलिए मैं उस तरीके से काम नहीं कर पाया था। और देखिए, अभी हम लोग सारा चीज़ों को लगातार कवर करेंगे, आपको कोई भी चीज़ें नहीं छूटेगा। बस आप लोग भी उसी तरीके से जो वीडियो, जो जहाँ तक देखिए थोड़ा सा लंबा बन जाता है, क्योंकि मैं बहुत सीरियसली और अच्छे से चाहता हूँ कि आप लोगों को समझा सकूं। लेकिन वीडियो में आप लोगों को, जो वीडियो है ना, ये पूरा देखिए। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ। और देखिए, आप लोगों को इसमें मैं आंसर राइटिंग के लिए भी क्वेश्चन देता हूँ, तो आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से हर दिन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे अपना आंसर लिख करके भेज सकते हैं, और साथ ही साथ अगले जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन सब का आप वहाँ पे रिव्यू भी कर सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फटाफट आगे बढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी हो, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें इतनी जल्दीबाजी में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा जितना हो जाए। चलिए, मैप प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग, और उसी के साथ हम लोग ये कोकोस द्वीप के बारे में देखने वाले हैं। फिर अकीरा रैमसन रैमसन वेयर देखेंगे। उसके बाद से रेपो क्लियरिंग लिमिटेड के बारे में। फिर सत्यम सत्यम मंगलम, ये टाइगर रिजर्व, इसके बारे में भी देखने वाले हैं। एक और बेसिक चीजें आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा। लगातार जो है हम लोग का ये सब पढ़ ही रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, तो हम लोग देखेंगे कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान के बीच क्या अंतर, बेसिक क्या अंतर होता है, इसको मैं काफी अच्छे से आपको समझाऊंगा। उसके बाद से फिर ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान लगातार न्यूज में है, तो इसलिए हम लोग एक दो बार फिर से यहाँ पे पढ़ लेंगे। और रूस यूक्रेन जो युद्ध है, ये युद्ध पर जो है लोग शांति वार्ता करने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। कुछ पिछली बातें भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेंगे। फिर जीएसटी परिषद जो है, इसके कुछ निर्णय हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद से डीप टेक स्टार्टअप, इसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, अच्छे से सबको समझिएगा, प्लस आपको मेंस का यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोकोस द्वीप आपको दिखेगा, ये इंडियन ओशन के अंतर्गत, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के एकदम मध्य में है ये, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया के आप पश्चिमी क्षेत्र में देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये, हाँ, ये ड्रॉ हो गया अभी, तो ये मैं अनुमान से वो कर रहा हूँ ना, खींच रहा हूँ इसको। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा से आप जो है इसको दक्षिणी क्षेत्र में देखेंगे, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये सबसे ज्यादा करीब है 10 डिग्री, जो रेखा गया हुआ है उसके भी दक्षिणी क्षेत्र में है, लेकिन उससे बहुत करीब में है, ठीक है। मतलब 10 डिग्री के आसपास जो है वो रेखाओं से हम लोग देखें तो वो दिखता है। चलिए आगे देखते हैं अब। ये जो कोकोस आइलैंड है, किलिंग आइलैंड, जिसको हम लोग एक बार तो पूरा एक साथ जो देख रहे थे, आज हम लोग इसको थोड़ा फोकस करके देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग एक तरीके से बेस कैंप या फिर कुछ जो हमारे लिए यहाँ पे बेहतर हो भारत के लिए, जैसे कि फ्यूलिंग स्टेशन, तो उस तरीके की कुछ चीजें जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता करके यहाँ पे करने वाले हैं। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि देखिए, हम लोग इंडियन ओशन के थ्रू बहुत जगह पे मार्केटिंग के लिए लगातार हमारी जहाजें इधर उधर हर तरफ जाते रहती हैं। जैसे कि इधर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में चला जाएगा, इधर साइड में मेडागास्कर, इधर पूरा आपको दिख रहा है, इधर भी जाएगा, हर तरफ, मतलब एक रूट जो है, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो अगर बीच में इस तरीके का, अगर हमारे पास ये इस तरीके का अगर बेहतर व्यवस्था हो बीच में, तो मान के चलिए यहाँ से अगर जहाज इस एरिया में आ रहा है, अगर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हुआ, फ्यूलिंग का कोई दिक्कत हुआ, तो हम लोग यहाँ से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये काफी हमारे लिए लाभदायक रहेगा। तो इसी चीजों पे विचार चल रहा है, तो खास करके इसको अच्छे से याद रखिएगा।
है ना, ये इंडियन ओशन के अंतर्गत है। कुछ कुछ बातें बस मैप के थ्रू, और ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। बाकी मैं आपको कुछ कुछ और पढ़ के अभी बता देता हूँ इसके बारे में और क्या बातें चल रही है, ठीक है। बाकी अगर इंडियन ओशन देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मालदीव, ठीक है, यहाँ पे सेशल दिख रहा है आपको, ये सेशल दिख रहा है, फिर ये मॉरिशस, मेडागास्कर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्रिसमस है, और यहाँ पे ये बेरो आइलैंड इस तरीके का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि कोकोस आइलैंड के ये पूर्वी क्षेत्र में है, इसको देखेंगे तो ये पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरीके से हर तरफ से एनालिसिस करते रहेगा, और इसको नॉर्मली नहीं लेना है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो ये मैप यहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायुसेना के विमानों ने हाल ही में दक्षिण हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के कोकोस या फिर किलिंग द्वीप के पास जो है वो लोगों ने दौरा किया था, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सहयोग में ये CKI यही चीज है, एक ग्राउंड स्टेशन और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के रूप में वहाँ पे उपयोग के लिए जो है एक रनवे टाइप से भी वो लोग ने वहाँ पे एक नियोजित किया था। तो ये सब और आगे देख लेते हैं इसी में। ऑस्ट्रेलिया में जापान और अमेरिका के साथ आगामी मालाबार बहुपक्षीय जो है नौसेना, ये सारी चीजें भी होने वाली है। अब ये सब तो अलग बातें हैं, हम लोग क्या है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है लगातार अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के संबंध में भी ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी हम लोग मैप पे फोकस करके चल रहे थे, तो हम लोग को कोकोस आइलैंड के बारे में देखना है, ठीक है। तो कोकोस आइलैंड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके से प्रश्न बनेगा कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना जो है विमानों ने हाल ही में क्या है, ये दक्षिणी हिंद महासागर के ऑस्ट्रेलिया के ये कोकोस द्वीप पे जो है वहां पे दौरा किया था। तो ये कोकोस द्वीप को पूछा जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, मतलब ठीक है। तो कहाँ पे जो है लोगों ने दौरा किया था, इस तरीके का अगर कोई प्रश्न बने तो कोकोस आइलैंड को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, या फिर कोकोस आइलैंड कहाँ है, चाहे उससे आसपास से संबंधित कुछ चीजें, तो उसको उस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग लगातार और भी आगे चल करके जो है संबंध मजबूत कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पे एक जैसे होता है कि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो होता है, जिसमें हम लोग होते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये सब, और ये लोग मिल करके जो है हिंद महासागर में जो है ये लोग एक तरीके से वहाँ पे अभ्यास करते हैं। तो इसके साथ भी हम लोग जुड़ करके लगातार चल रहे हैं, यही बातें यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं अकीरा रैंसमवेयर। ये जो है एक तरीके से वायरस है। तो हम लोगों को, आप अगर प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे, मैं आपको अभी प्रश्न बताने वाला हूँ कि जो है यहाँ पे वर्ड से ज्यादातर प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि अकीरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट में इसको अगर ध्यान रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये अभी न्यूज में है। देखिए हाल ही में भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है ने अकीरा रैंसमवेयर के बारे में चेतावनी जारी की है, जो विंडोज और लिनक्स ये दोनों डिवाइसों को लक्षित करता है। तो कुछ अगर एक्स्ट्रा उसमें ऐड करें तो विंडोज और लिनक्स जो है ये दो लोगों को ज़्यादातर वो टारगेट करता है। और रैंसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर है जो कंप्यूटर डेटा को हाईजैक कर लेता है और उसे रिकवर करने के लिए भुगतान की मांग करता है, पैसे की मांग करता है, ठीक है, डॉलर, बिटकॉइंस वगैरह की मांग करता है। देखिए इसी तरीके से प्रश्न भी यहाँ पे बनता हुआ है। अब जैसे ये 2018 में बना हुआ प्रश्न है, तो मैं प्रश्न यहाँ पे ये सब इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोग को, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल में क्लियर हो। देखिए अगर सब्जेक्ट हम लोग अलग अलग जो सब्जेक्ट जितना पढ़ते हैं तो सबका एक अलग अलग महत्व है और एक अलग अलग वैल्यू है, सबसे अलग अलग तरीके से प्रश्न बनता है ना। तो वायरस वगैरह इससे संबंधित साइंस एंड टेक में देखेंगे कि वर्ड्स जो है वो लोग हमारे यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो और नॉर्मल तरीके से उसकी जानकारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे ही प्रश्न बनता है।
साथ ही साथ आप इकोनॉमी भी देखते हैं तो इकोनॉमी का भी जो वर्ड होता है, वर्ड से ही हमारे सारे जो एक तरीके से उसका समझ होता है, तो वहां से वर्ड को लेकर के ही प्रश्न बनता है। आप अगर देखते हैं कि ये जो अगर हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं तो पॉलिटी में क्या है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का वहाँ से प्रश्न बनता है। सबका एक अलग अलग प्रवृत्ति है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखाने के लिए ये आपको दिखाने के लिए रखा हूँ, ताकि आपको माइंडसेट एक बने कि आप जो पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये है कि ये वानाक्राई और पेटिया और फिर यहाँ पे इंटरनल ब्लू, ये जो पद है जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, ये निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। तो इस तरीके से वर्ड से ये पूछ लिया प्रश्न, है ना। और ये जो है ये साइबर आक्रमण से ही संबंधित था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा उसी तरीके से प्रीलिम के हिसाब से ही ध्यान में रखना है। फिर आगे देखिए, एक और प्रश्न है, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके लिए यहाँ पे विधित आदिश्यात्मक है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे ये 2017 में फिर से एक यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया, है ना। तो सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर, फिर कॉरपोरेट निकाय बॉडी, तो इसमें से कौन कौन से होंगे, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया है। हम लोग इसमें ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे डिस्कस कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लोग बस समझना था तो हम लोग समझ लिए हैं, इसमें सभी सही हो जाएगा। देखिए ये एक अलग तरीके से एक अभी जो है एक बॉडी बनाया गया है एक अलग से, तो ये काफ़ी हम लोग लिए अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, आइए समझते हैं इसको, देखते हैं क्या बातें हैं इसमें। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड नामक एक यहाँ पे समिति का प्रयोजन समाशोधन निगम का यहाँ पे उद्घाटन किया। मतलब एक तरीके की ARCL जो है इसका इस समिति को यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे ARCL एक समिति एक सीमित प्रायोजन, सॉरी यहाँ पे सीमित है ना, सीमित प्रायोजन समाशोधन निगम का उद्घाटन किया है। सॉरी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ARCL एक सीमित प्रयोजन समाशोधन निगम है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये दो लोगों को ध्यान में रखेंगे। ये दो लोगों के साथ जो है इनकी जितने भी ये प्रतिभूतियां हैं, है ना, एक व्यवहारिक तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। तो ये जो है ARCL जो है वो NSE, ठीक है, और BSE, ये दोनों के थ्रू जितने भी इस तरीके से प्रतिभूतियां जो होंगी, जो बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, तो उसकी ये निगरानी करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से ये इसका काम रहेगा। इसमें इससे संबंधित जितने भी अगर अभी कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस बीच में, तो सारी चीज़ों को जो है ये सॉल्व करेगा। तो इसलिए ये बॉडी जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं और कुछ बातें इसमें। अगर इसे स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है विनियमन 2018 के तहत ये बनाया जा रहा है। ठीक है, और देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जो है, सेबी से भी ये सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है इसको। और इसके अलावा ARCL को कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेन देन के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष समाशोधन गृह सेवाएं प्रदान करने हेतु भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये प्राधिकरण का प्रमाण पत्र भी दिया, यहाँ पे प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें कुछ कुछ खास बातें जो है उसी को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि ये इसका मुख्य रूप से प्राइमरी अगर हम लोग काम देख रहे हैं तो क्या करेगा, ये NSE और BSE का जो है प्रतिभूतियों को यहाँ पे जो है जो खरीदना बेचना जो है उसको ये मेंटेन करेगा। ठीक है, प्लस इससे संबंधित जो ये एक अधिनियम है 2018 का, इस अधिनियम को थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। कुछ 2-4 पॉइंट बस ध्यान में रखना है, बाकी चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना याद आ जाएगा तो आप प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा।
देखिए इसके कुछ कुछ काम है, हम लोग समझ गए हैं काम, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्योंकि यूपीएससी जो है उसी तरीके से पूछता है, थोड़ा सा वर्ड वगैरह इसमें ले करके, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। देखिए ARCL जो है कॉरपोरेट बॉन्ड में रेपो लेन देन की सुविधा के लिए त्रिपक्षीय रेपो सेवाएं और केंद्रीय प्रतिपक्ष सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बहुत सारा जो है इस तरीके का वर्ड आ रहा है, जिसमें से आप लोगों को, बहुत लोगों को जो होगा शायद नहीं पता होगा, है ना। तो उस चीज को आप थोड़ा सा हमेशा, जो ये जो हम लोग इकोनॉमी का जो भी पोर्शन हो ना उसमें ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे ये त्रिपक्षीय रेपो सेवाएं, है ना, और यहाँ पे बॉन्ड रेपो लेन देन, ये सब का मतलब बस इतना है कि अगर आप किसी भी तरीके से आप अपना जो शेयर होता है उन सभी को, अगर आप प्रतिभूति जिसको कहते हैं, ये सब जो चीजें हैं, अगर इसमें आप किसी को बेचते हैं चाहे खरीदते हैं, ठीक है, तो ये आपस का जो लेन देन है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। अगर ये जो बॉन्ड है, तो कंपनियां क्या करती हैं, जो बॉन्ड है उसको बेच करके उससे फिर वहां से अपने पूंजी को कलेक्ट करती हैं एक तरीके से, ठीक है। मतलब अपने कंपनी के लिए अगर उसको और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो वो क्या करती है, बॉन्ड लेकर के आती है और बॉन्ड से फिर यहाँ पे उसको सेल करेगी, फिर वहां से पैसे लेगी, ठीक है। और देखिए ये कॉरपोरेट बॉन्ड है, बॉन्ड सरकारी बॉन्ड अलग होता है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वर्ड आया है कि त्रिपक्षीय रेपो सेवाएं, तो त्रिपक्षीय रेपो सेवाएं का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हाँ, दो लोग लेन देन करते हैं, ये तो पता है। त्रिपक्षीय यहाँ बोला जा रहा है, तो त्रिपक्षीय अब यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि एक व्यक्ति जो मध्यस्थ होता है वो भी अब यहाँ पे रहेगा, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे त्रिपक्षीय रेपो सेवाएं, ठीक है। फिर आगे देखिए, केंद्रीय प्रतिपक्ष सेवाएं यहाँ पे प्रदान करता है, जो कि संपार्श्विक रूप से प्रतिभूतियों के द्वारा समर्थित अल्पकालिक उधार हैं। तो ये अल्पकालिक तरीके का उधार है, इस पे इसका कार्य करता है ये। उसके बाद से ARCL कॉरपोरेट जो है कॉरपोरेट बॉन्ड रेपो बाजार को व्यापक तथा मजबूत करने में सहायता करेगा, जो वर्तमान में सरकारी बॉन्ड रेपो बाजार की तुलना में अविकसित और तरल है। यह बॉन्ड धारकों को अपनी परिसंपत्तियों को नष्ट किए बिना अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देता है, जो बाजार सहभागियों को अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना, कॉरपोरेट बॉन्ड रेपो बाजार, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप दो वर्ड है, एक ये हो गया और दूसरा हो गया सरकारी बॉन्ड रेपो बाजार, ठीक है। तो ये अब वर्ड है, इस वर्ड को भी आप समझेंगे, ठीक है। ये भी सेम आप देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि कॉरपोरेट बोला जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो होंगे क्या होंगे, प्राइवेट कंपनियां जो होंगी वो अपनी बॉन्ड को जो है यहाँ से बॉन्ड का जो खरीद बिक्री करके अपनी कंपनी के लिए जिस तरीके से अगर वहां पूंजी जमा करना हो तो वो सारी चीजें करेंगे, तो उस तरीके की बाजार जो होंगी उनको कहा, यहाँ पे कहा जाएगा कॉरपोरेट बॉन्ड रेपो बाजार, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे सरकारी है, तो यहाँ पे सरकार के द्वारा जो बॉन्ड्स निकाले जाते हैं, तो उसी मार्केट को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, सरकारी बॉन्ड रेपो बाजार, ठीक है। तो इस तरीके के ये दोनों वर्ड है, थोड़ा थोड़ा सा बस बेसिक चीज समझना है, ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी देखिए ये वर्ड को ही पूरा इकोनॉमी तो पूरा वर्ड पे ही मेन हम लोगों को, अगर आप वर्ड बीच में अगर आप कोई भी ऐसा शब्द जो है उसका मीनिंग नहीं जाने तो आप फिर आगे समझ नहीं पाते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है आपको हमेशा पढ़ते समय, जैसे कि मैं अभी थोड़ा थोड़ा सबको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा फोकस जो है ये जो रेपो क्लियरिंग लिमिटेड है इसके बारे में पढ़ाना है ना, तो जितना आवश्यकता है मैं उतना बता रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा जो है वर्ड को अपने आप में क्लियर रखेंगे। अगला कार्य देखिए, ARCL कॉरपोरेट बॉन्ड रेपो बाजार को प्रतिभागियों के लिए प्रतिपक्ष जोखिम और परिचालन जोखिम, निपटान जोखिम को भी यहाँ पे कम करेगा, तो इस तरीके से इसका काम है, ठीक है। देखिए यहाँ से भी एक प्रश्न आया हुआ है ना, मतलब यहाँ से नहीं, इसी तरीके से
तो हम लोग देखते हैं, ये 2019 का है। तो इस सब आसपास से इस तरीके का जो है क्वेश्चन बनता ही रहता है। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के द्वारा उन विदेशी निवेशकों जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। तो अगर कोई बिना किसी भी तरीके से पंजीकृत किए लगा बस नॉर्मली जुड़ना चाहे तो वो क्या करेगा फिर? वो क्या करेगा, ये सहभागिता पत्र खरीदेगा कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा उसमें सहभागी बनना चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जो है 19 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 2023 में भी एक प्रश्न यहाँ से बना हुआ है इसी तरीके का कि जो है निम्नलिखित मार्केट पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, शेयर मार्केट। तो देखिए सब यहाँ पे इस तरीके के जितने वर्ड है, वर्ड से प्रश्न पूछा गया ना। अब इसमें से अगर आप वर्ड नहीं जानेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे प्रश्न को। तो यहाँ पे ये सब चीज को बताने का मतलब यही है कि आप जो पढ़ें उसमें वर्ड का मीनिंग को अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि वो क्या चीज है असल में। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कितने जो है कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार में शामिल है। ठीक है, तो इसमें जो है केवल 2 होगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं और प्रश्न है अभी इकोनॉमी से इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है, शायद 2 प्रश्न हो गया शायद, अच्छा वही कॉपी हो गया क्या? ठीक, कोई बात नहीं। 3 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे, एक ही मतलब टॉपिक से जुड़े हुए आसपास संबंधित। ठीक है, देखिए यहाँ पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है और ये जो है इसमें भी अभी न्यूज में है ये। तो ये सब जितने भी अगर इस तरीके का टाइगर रिजर्व अगर न्यूज में है ना तो उसको हम लोग को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि वहां से प्रश्न आप देखें कि बनते ही रहता है वहां से, है ना। तो इसलिए हम लोग को देखना है। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही हुआ कि इक्षिता की यहाँ भी मतलब मृत्यु हो गई। तो इसलिए भी ये न्यूज में आ गया है। ये वाला जो क्षेत्र है, आप दक्षिणी क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये भी दक्षिणी क्षेत्र में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और आप इसको मैप में अगर देखते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा ये तमिलनाडु के क्षेत्र में, लेकिन ये जो है कर्नाटक की सीमा मतलब वहां तक पूरा फैला हुआ है, मतलब 2 राज्यों तक टच कर रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से है, बल्कि 2 ही नहीं, यहाँ पे तो लगातार बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग रिजर्व्स है पहले से ही। तो ये इसको हम लोग को थोड़ा सा एनालिसिस करना, थोड़ा जल्दी करेंगे, पता नहीं कैसे मतलब आराम से ही हो जा रहा है, धीरे धीरे समझाना लग रहा है, आदत हो गया है। देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं इसको आपको अच्छे से अलग से मैप को समझाऊंगा। ठीक है, मैप में तमिलनाडु के यहाँ पे झरोड जिले में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर है। तो ये आप नीलगिरी का पूरा एरिया जो देख रहे हैं यहाँ से, मतलब नीलगिरी का पूरा हम लोग इस जो किनारा है सबको हम लोग यहाँ से मान करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके ये पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, तो नीलगिरी इधर साइड में है और आप इधर देखेंगे उसी के जस्ट जो अगर इस नीलगिरी से देखते हैं तो ये पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, अगर आप घाट के हिसाब से देखते हैं तो घाट ये है पूर्वी क्षेत्र और ये है पश्चिमी क्षेत्र, तो ये पश्चिमी क्षेत्र के ज्यादा करीब में है, तो इसलिए पश्चिमी घाट के जंक्शन पर है बोला जा रहा है। तो जंक्शन पर है ये, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे पश्चिमी घाट यहाँ तक तो लगभग फैला ही हुआ है ना, तो इसलिए जंक्शन पर है ये। तो उसके बाद से आगे देखिए इसका जो क्षेत्र है वो यहाँ पे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और फिर BR टाइगर रिजर्व, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ, इन सभी के साथ यहाँ पे मिला जुला है, ये मिला जुला हुआ रूप है। हम लोग मैप में देखेंगे, अभी इसको पूरा क्लियर करके मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा मैप में, अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ का क्षेत्र मैं आपको बताया था कैसा होगा, अगर आप क्षेत्र नहीं, अगर आप नहीं जान रहे फिर भी आप बता सकते हैं ना कि इधर का क्षेत्र क्या होगा, उष्णकटिबंधीय से क्षेत्र होगा, शुष्क कांटेदार वन होगा, मिश्रित पर्णपाती वन होगा, अर्ध सदाबहार वन होगा, तटीय वन होगा, इस तरीके का वन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, भवानी और यहाँ पे मेवार, फिर ये न्योपल, ये नदियां जो है यहाँ पे बहती हैं। ठीक है,
तो ये सब बातें हो गई। थोड़ा सा इसको ना मैं मैप को थोड़ा आप अलग अलग तरीके से सोचना शुरू करेंगे। मैं तो उसको प्रश्न तो नहीं लाया हूँ, लेकिन आप अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा कि कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछता है कि अगर हम लोग, जैसे इस तरीके से पूछता है कि हम लोग अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं, तो कौन कौन से जो है हम लोग को नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ऐसा ऐसा प्रश्न भी अभी पूछ लिया गया है। अच्छा, मैं अभी पिछले यहाँ पे होगा शायद कूनो नेशनल पार्क में, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि कुछ ऐसा कुछ बताया हो क्या। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये तो आपको अल्पाइन वाला क्षेत्र, मतलब ये आपके एक तरीके से स्थिति कैसा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे, इस तरीके से प्रश्न मेन विशेषता से लिया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, नहीं तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखेंगे कि जो है इस तरीके से भी प्रश्न बनता है। आप जैसे यहाँ से हम लोग देखें कि प्रश्न बन सकता है कि दक्षिणी क्षेत्र से यदि हम लोग जाएं तो हम लोग को सबसे पहले फिर मतलब एक सीक्वेंस में कौन कौन से जो है यहाँ पे नेशनल पार्क जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग उस हिसाब से पूरा मैप को अच्छे से अभी देखने वाले हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही को हम लोग को समझना है उसको। और देखिए, उसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे और उसको ना एक बार बना लेंगे, वो मैप अपना खुद से नॉर्मली बना लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर इस वाले एरिया से लेते हैं, ठीक है, कर्नाटक का है तो पूरा यहाँ तक क्षेत्र है, आप चाहेंगे तो यहाँ से भी ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये काली है। ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ पे दिखेगा कि भद्र है, काली भद्र, इस तरीके से जो है दक्षिण, ये कहीं ना कहीं ऐसे दक्षिण की ओर आते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं काली, फिर आएगा भद्र। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा ये नागरहोल। ठीक है, ये नागरहोल आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखते हैं ना, तो बांदीपुर, जो मैं आपको अभी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पढ़ रहे थे, तो बांदीपुर जो है इसके दक्षिण में है, बांदीपुर दक्षिण में है। उसके बाद से ये यहाँ पे आप ये वाले को देख रहे हैं कि ये मुदुमलाई है, ये जो है मुदुमलाई नेशनल पार्क है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेशनल पार्क, ये जो मुदुमलाई नेशनल पार्क और सत्यमंगलम ये टाइगर रिजर्व जो है, ये दोनों एक साथ है, एक समान है, मतलब बराबर वो में है ना। तो ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में ना जो है प्रश्न नहीं पूछा जाता, लगभग नहीं बनाते हैं, क्योंकि सबका एरिया बहुत दूर दूर तक फैला है। उतना थोड़ी नापने जाएंगे, कौन 1 इंच जो है दक्षिण में चला गया है, ऐसा थोड़ी नापेंगे। ऐसे ऐसे थोड़ा दूर दूर पे पूछता है तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को सभी को लेकर के चलना है यहाँ, है ना, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो अब इतना सीक्वेंस बीच बीच में ऐसा डिस्टेंस रहता है, इतना इतना प्रश्न का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे काली है, भद्र है, तो इतना इस टाइप से डिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सब देख लिया। उसके बाद से जब ये वाला आप यहाँ पे क्षेत्र देख रहे हैं तमिलनाडु का और ये केरला का, तो तमिलनाडु और केरला के आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के एक तरफ इधर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये अन्नामलाई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये परम्बिकुलम जो है, इधर एक और यहाँ पे नेशनल पार्क है। ठीक है, अभी ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग से चोटियां और पहाड़ियां मिलेंगी। ठीक है, तो अभी तो हम लोग नेशनल पार्क यहाँ पे देख रहे हैं। फिर यहाँ पे दक्षिणी और थोड़ा दक्षिणी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको पेरियार दिखेगा, और फिर यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे कि ये वाला जो है यहाँ पे ये नेशनल पार्क पूरा, मतलब एक तरीके से दक्षिणी क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये कलक्कड़ जो है, कलक्कर या फिर मुंडनथुराई जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चोटी वोटी भी यहाँ पे हो गया दक्षिण का, और यहाँ पे नेशनल पार्क भी हो गया। तो अब हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, है ना, उसी हिसाब से देखिएगा आप लोग और ध्यान रखिएगा। अब एक चीज को पढ़े थे तो हम लोग सभी को यहाँ पढ़ लिए, तो काफी एक अच्छा जुड़ाव महसूस होता है। ठीक है ना, आप इधर से इसको लेकर के जा सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाए तब क्या, पहले क्या पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा, तो सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक चीज देखिएगा इसी में, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप उस हिसाब से देखेंगे। ऐसे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहीं पे नहीं, कहीं पे भी अलग अलग जगह पर।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है ये नागरहोल, ठीक है, नागरहोल आप देख रहे हैं यहाँ पे पश्चिमी घाट के अंतर्गत आप देखेंगे, ठीक है। नागरहोल के थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो फिर बांदीपुर आता है, फिर बांदीपुर के बाद से मधुमलई आता है, फिर यहाँ पे ये सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है वो आता है। तो इस तरीके से भी अगर हम लोग देखें पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर में हम लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं, ठीक है। हम लोग को समय भी अब थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को मैं इतना मतलब सीरियसली देखिए समय का वैल्यू नहीं है। समय देखिए जितना आप लोग यहाँ पे रुक करके मेरे वीडियो को देख रहे हैं उतना मैं भी रुक करके आपको यहाँ समझा रहा हूँ, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से समझाऊं, इसलिए समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। समय मैं नहीं देखता हूँ लेकिन अब समय देख करके चलना पड़ेगा क्योंकि जो चीज आप लोगों के लिए बन रहा है अगर आप उसका लाभ नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो वेस्टेज है ना, तो वेस्ट नहीं होगा, फिर मेरा भी एनर्जी बचेगा उससे। तो मैं यही कोशिश करूंगा जब आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं उसी हिसाब से ही मैं काम करूंगा, ठीक है। तो चलिए क्योंकि आपको वेस्ट ना हो, आप लोग जरूर बताएंगे कि वीडियो लंबा हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग, जब ये फील होगा तो मैं फिर उसी हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, तो हम लोग जैसे राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क कहते हैं इंग्लिश में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य को, और ये बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग ये इसको कहते हैं, ठीक है। वन्य जीव आरक्षण मंडल शायद नहीं ये तो ये हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व को तो अब हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ हिंदी में कहते हैं, देख लीजिएगा, है ना। इसको हिंदी में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा फटाक से जल्दी से समझते हैं कि ये क्या क्या इसमें डिफरेंस है। छोटा छोटा डिफरेंस है लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी डिफरेंस है, ठीक है। देखिए हम लोग इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इन लोगों का क्राइटेरिया समझते हैं, ठीक है। ये एक आरक्षित क्षेत्र इसको बोला जाता है, ठीक है। इस आरक्षित क्षेत्र को अलग अलग मतलब अलग अलग एक नाम, जैसे इनको ये जो सीमा रेखा है तो हम लोग इस सीमा रेखा के अंतर्गत जो ये एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोड क्षेत्र, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं क्रोड क्षेत्र। बस एकदम आराम से समझिएगा, पहले समझ चुके तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आज आपको ये चीज को पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई किसी में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बफर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। अब आपको ये जो एरिया जो दिख रहा है मतलब ये एक समझ लीजिए कि पूरा जो एरिया है जैव विविधता वाला एक क्षेत्र है, जंगल का एरिया है। तो उसी जंगल के एरिया में इस क्षेत्र को हम लोग कुछ सीमा रेखा तक हम लोग जो है उसको घेरे और उसको हम लोग नाम रखे क्रोड। थोड़ा सा और आगे बढ़ के उसको थोड़ा सा बड़ा सीमा रेखा किए उसको हम लोग बोले बफर क्षेत्र रहेगा। ये वाला जो सीमा है इसको हम लोग बोले कि ये संक्रमण क्षेत्र रहेगा ये, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इन सब के एरिया को अब हम लोग को कौन कौन सा क्या क्या नाम देना है, ठीक है। आरक्षित क्षेत्र, क्रोड क्षेत्र, ये सब तो हम लोग नॉर्मली नाम रखे ना। हम लोग जैसे किसी नेशनल पार्क को रखना है तो ये सब नाम जो है उसको क्या क्या करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग वो ये यहाँ पे डिसाइड किए कि हम लोग किस क्षेत्र में क्या चीजें अलाउ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रोड क्षेत्र का। तो क्रोड क्षेत्र में ये मानव बस्ती को हम लोग कहे कि अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। निगरानी, निगरानी बिल्कुल इसका एकदम मतलब सबसे ज्यादा निगरानी, एकदम टाइट निगरानी जिसको कहते हैं वैसा होगा यहाँ पे। फिर अनुसंधान, किसी भी प्रकार का हम लोग अनुसंधान को यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे क्रोड क्षेत्र में, ठीक है। फिर हम लोगों ने सोचा कि शिक्षा प्रशिक्षण के बारे में क्या करना है, तो यहाँ भी हम लोग बोले कोई शिक्षा प्रशिक्षण कुछ किसी भी तरीके से ये सब नहीं होगा। पर्यटन मनोरंजन के लिए हम लोग क्या इस क्षेत्र को अलाउ कर सकते हैं, तो क्रोड क्षेत्र वाले में
हम लोगों ने विचार किया कि बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब इसमें से कोई चीज नहीं करेंगे, केवल और केवल इसका मतलब पूरा अच्छे से इसको प्रोटेक्शन करना है, ये वाला क्षेत्र को पूरा प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, फिर हम लोग आए बफर क्षेत्र, थोड़ा सा उससे बड़ा एरिया जो था उसको हम लोग ने अब फिर उस पर विचार करना शुरू किया कि ये वाला जो क्षेत्र रहेगा इस सीमा से इस सीमा तक, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग विचार किए कि क्या मानव बस्ती रह सकता है। तो यहाँ पे हम लोग निर्धारित किया जीव और वन्य जीव सारी चीज़ों को, ठीक है, वहाँ की स्थितियों को, ये सारी चीज़ों को समझते हुए हम लोगों ने यहाँ पे निर्णय ले रहे हैं सब। तो फिर हम लोग बफर क्षेत्र में ये प्लानिंग किए कि यहाँ पे जो है बस्ती का, मानव बस्ती जो है अलाउ करेंगे, लेकिन कंडीशन पे। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के रह लिया, ऐसा नहीं है, कंडीशन पे जो है केवल अलाउ करेंगे। मानव बस्ती से मतलब है कि चारागाह वगैरह हर चीज का सुविधा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है प्रतिबंधित रहेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत अलाउ कर दिया जाएगा, ये ऐसा है। ठीक है, स्थिति के अनुसार अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से निगरानी, तो निगरानी तो लगभग सभी का होता है, तो निगरानी के लिए मेन निगरानी जो है इसमें वर्ड करे यूज करेंगे, बाकी सभी में नहीं लगेगा। अनुसंधान के लिए पूछा गया तो हम लोगों ने बोला बिल्कुल अनुसंधान भी यहाँ पे कर सकते हैं, वही है, सीमित तरीके से अनुसंधान कर सकते हैं। शिक्षा प्रशिक्षण कर सकते हैं, पर्यटन के लिए जो भी यहाँ पे इको टूरिज्म वगैरह का भी विकास कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। ठीक है, इस क्षेत्र में भी हम लोगों ने सेम वही चीजें किया। अब ये और ये जो बड़ा क्षेत्र है इसके अंतर्गत भी हम लोगों ने सारी चीजों को अलाउ किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया क्रोड में क्या अलाउ किया, बफर में और संक्रमण में। ठीक है, मेन है ये क्रोड क्षेत्र जिसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा कि ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है, बाकी सब अलाउड है। ठीक है, अब आप लोग को एक एक वर्ड में एकदम क्लियर हो जाए कि कौन सा नेशनल पार्क है, क्या है। इसका हम लोगों ने नाम रखा नेशनल पार्क। क्लियर हो गया अब नेशनल पार्क क्या है। फिर हम लोगों ने इसका नाम रखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका हम लोग नाम रखा बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर हो गया तीनों में अंतर, लेकिन अभी कुछ कुछ अंतर और है जिसको हम लोग अच्छे से समझना है। हम लोग तो ये समझ गए कि अलाउ के हिसाब से कौन कितना ज्यादा प्रोटेक्शन में है, लेकिन हम लोग अगर ये कहें कि राष्ट्रीय उद्यान किसको कहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान का की पॉइंट जो मेन जो बेसिक चीज है वो क्या है, तो जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में मतलब उसका उद्देश्य क्या है, अगर वो मालूम रहेगा तो हम लोग और अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे उसको। तो जो नेशनल पार्क जो बनाया जाता है ना, नेशनल पार्क बनाने का यहाँ पे पर्पज क्या है, देखिए समझिएगा। एक कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई जंगल का एरिया का कोई क्षेत्र है, इतना इतना सीमा क्षेत्र है जंगल का, यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, सब चीज है, यहाँ का पूरा वातावरण हर चीज को मिला करके ले रहे हैं। ठीक है, ये क्षेत्र जो है हमारे जैव विविधता के लिए, पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो है संकट में है, इसके पूरे जीव यहाँ पे संकट में है। ठीक है, तो जो नेशनल पार्क क्या करता है, नेशनल पार्क इस पूरे एरिया को ही वहीं पे ये यहाँ पे इसी को नेशनल पार्क बना दिया जाता है। मतलब नेशनल पार्क में अब क्या हो रहा है कि हम लोग किसी भी प्रकार से किसी जीव को लेकर के आ नहीं रहे हैं, ना ही लेकर के जा रहे हैं, किसी क्षेत्र को परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी क्षेत्र को ही हम लोग वहीं पे उसी के प्राकृतिक स्थिति में, प्राकृतिक आवास में हम लोग उसका पूरा तरीके से संरक्षण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं नेशनल पार्क। अब आया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये क्लियर है, समझ गए वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए फिर से हम लोग एक ले लेते हैं जगह, तो हम लोग को अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम लोगों ने कोई एक जगह सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे किसी जीव जाति के लिए जो है इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि किसी एक विशेष जीव को लेकर के आए और उसके लिए वातावरण हम लोगों ने उस तरीके से बनाया और हम लोग वहां पे उसको संरक्षण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, किसी एक क्षेत्र को लेकर के वहां पे किसी एक जीव के लिए जो है संरक्षण एरिया बना करके किसी एक ही प्रजाति के, है ना, एक ही प्रजाति के उस तरीके का जो जीव है उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे उसका संरक्षण कर रहे हैं। तो इन दोनों में अब क्या अंतर हुआ,
ये उसी स्थान पे उसी जीव उस जगह के रहने वाले जीवों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कोई संकटग्रस्त जीव है जिसकी प्रजातियां जो है उनको संरक्षण देना है, तो उसको हम लोग लेकर के इस जगह पे हम लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो एक या एक से अधिक ये यहाँ पे एक विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। यहाँ पे एक विशिष्ट प्रजातियां रहेंगे, सॉरी मतलब एक विशिष्ट क्षेत्र रहेगा, और यहाँ पे जितने विशिष्ट प्रजातियां सब रहेंगी, मतलब कोई एक विशिष्ट प्रजाति नहीं रहेगा, जबकि यहाँ पे रहेगा, है ना। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में। ये क्लियर हो गया। तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं एकदम नॉर्मल सामान्य तरीके से ही रहता है। यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन वगैरह हर चीजें कम रहती हैं। ठीक है, एक आरक्षित क्षेत्र है, बस इतना घेर दिया गया है, उतना ही भर का है, ये उसी तरीके से है। बहुत ज्यादा इसमें बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इस तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया नहीं रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इतनी सारी चीजें समझ गए, अच्छे से बेसिक चीजें भी समझ गए। जो नेशनल पार्क होता है ना, उसको IUCN की श्रेणी 2 में रखा जाता है, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड एरिया तरीके से, जबकि इसी को श्रेणी 4 में रखा जाता है IUCN के। तो ये थोड़ा सा कम प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, सारी चीजें अब क्लियर हो गई। एक और वर्ड जो होता है यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, आप अगर प्रश्न देखे होंगे तो आप ध्यान दिए होंगे, तो ये सब चीजें इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं बेसिक चीजों को आपको क्लियर कर रहा था। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये अभ्यारण्य है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इस अभ्यारण्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल पार्क में हम लोग जो है उसको परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को जो है अभ्यारण्य नहीं बना सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हम लोग इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कहीं कहीं पे आप देखेंगे कोई कोई एरिया में हम लोग को देखेंगे कि जो जनजातीय क्षेत्र रहता है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये सब, ताकि उससे थोड़ा सा आप जल्दी से अच्छे से डिफरेंस कर पाएंगे। तो जो जनजातीय क्षेत्र जो रहता है, जहाँ पे उनका अपना सारी व्यवस्थाएं सरकार तक वहाँ पे नहीं जाती है, उनका अपना जो है समाज होता है, संस्कृति होता है, हर चीज अपने हिसाब से वो लोग रहते हैं। बस वो लोग को हम लोग क्या करती है, जो सरकार क्या करती है, बाहर से प्रोटेक्ट करती है कि उनके एरिया में कोई ना जाए। ठीक है, ये हो गया नेशनल पार्क, है ना। और हम लोग जो बाहरी अब जो एरिया हो गए, हम लोग वो सब लोग हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि इन्हीं का जहाँ पे जैसा प्राकृतिक आवास है, इनका रहन सहन, स्थितियां, वहाँ की हर चीज को उनको उसी के हिसाब से छोड़ दिया गया, उसी तरीके से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी चीज को लेकर के जाएंगे तो अब यहाँ के लोग क्या करेंगे, आपको नहीं रहने देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ का अगर कोई व्यक्ति इधर आकर के रहता है तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों में सब यहाँ पे मिक्सिंग समाज अभी जो चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रख सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी वैसा ही है। क्लियर है। नेशनल पार्क जो है, अब ये एरिया जो है उसी जो वहां पे जो प्रजातियां पहले से रह रही थी उन्हीं का स्थान है, प्लस वो लोग ऐसे हैं कि जो वो प्राकृतिक क्षेत्र है वो भी, और प्लस वो वहां पे रहने वाले जीव भी एक तरीके से हाईली सेंसिटिव हैं वो लोग अभी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे किसी को एंटर नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन यहाँ को जो है हम लोग सॉरी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको हम लोग उस तरीके से मतलब हम लोग इसमें लेके आ सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस जो रहता है उसको हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप रीजन समझ गए हैं कि जो है यहाँ पे अभ्यारण्य को जो है राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जो है जो अभ्यारण्य है उसको राष्ट्रीय उद्यान में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। आप क्लियर है।
क्योंकि देखिए आप नॉर्मल भी समझ सकते हैं कि जो अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य ठीक है, यह है अभी चल रहा है, हम लोग इसी एरिया को हाईली प्रोटेक्टेड कर देंगे, यहाँ के जो जीव है, यहाँ के जो लोग हैं उसी को हाईली प्रोटेक्ट कर देंगे तो ये नेशनल पार्क में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पे जीव है, जहाँ पे हम लगातार वो अपना उन लोग का एरिया है, उस जगह को आप जो है नॉर्मली नहीं कर सकते, किसी एक स्पीसीज के लिए भी स्पेशल नहीं कर सकते हैं इस एरिया को, है ना। इसलिए ये सब बातें क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान लगातार मैं 2-3 बार पढ़ा दिया, लेकिन न्यूज में है तो इसलिए हम लोग को बीच बीच में देखना पड़ता है। देखिए मध्य प्रदेश में है, ये उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा इंडिया का मैप दिख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये जो है श्योरपुर जिले में विंध्य पहाड़ियों के पास स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में ये 2018 में ही सरकार ने स्थापित किया था, फिर राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया। कूनो जो नदी है उसके बीच में बहती है, ये बीच से बहती है, ठीक है। ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान से इसलिए कूनो नाम पड़ा है यहाँ पे। और चंबल नदी की ये मुख्य सहायक नदी है, जो कूनो नदी जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा घास का मैदान क्षेत्र है ये वाला। देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके से इनका भी स्थितियां, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जो है पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे पार्क की स्थलाकृति में शामिल जो है घास, मैदान, पहाड़ियाँ, पठार, घुमावदार नदियाँ इसमें शामिल हैं। मालवा पठार और बुंदेलखंड के ऊपरी इलाके के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र में भी आता है ये, और परिणाम स्वरूप विविध प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र और वनस्पति और जीवों की विस्तृत विविधता भी है यहाँ। सागौन, साज, तेंदू, सलाई, बांस शामिल हैं इसमें, ये सब पेड़, ठीक है। तेंदू देख रहे हैं आप। नेशनल पार्क में उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकालीन मध्य सर्दियां होती है। पार्क की यहाँ पे वनस्पति विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती है, जिसमें शुष्क पर्णपाती वन और मिश्रित वन और खुले घास के मैदान भी शामिल होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इसकी विशेषता है। देखिए विशेषताएं जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे एक प्रश्न भी पूछा गया है, देखिए ये कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क जो है वो शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध, शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध, तो इस तरीके के क्लाइमेट से संबंधित ये विशेषताएं हैं, तो यहाँ से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो वैली है, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो उस तरीके से देखिए डिफरेंस रखा है ना। यहाँ पे आप प्रीलिम्स का अभी इस माइंडसेट को समझेंगे, एग्जामिनर का 2019 का ये प्रश्न है, तो माइंडसेट समझेंगे तो आप खुद देखिए कि एग्जामिनर इतना आपको डिस्टेंस दे रहा है। देखिए यहाँ पे है वैली ऑफ फ्लावर, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है पूरा ठंडी वाला क्षेत्र है, ठीक है, शीत वाला क्षेत्र इधर का। लेकिन जो एक इसमें से केवल है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। उसके अलावा ये तीनों आप देख रहे हैं कि मानस, नामदफा, नेओरा, ये सब इधर साइड में है। तो ये पूरा उष्णकटिबंधीय वाला लगभग क्षेत्र है, तो इतना अंतर दिया हुआ है डिफरेंस करने के लिए। तो इसी तरीके से मैं आपको ये भी बता रहा था कि देखिए ये ऐसे दक्षिणी क्षेत्र में हो सकता है एक यहाँ का दे दे कि हम लोग अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं तो कौन कौन से जो है सीक्वेंस पढ़ेंगे या अंत में कौन आएगा, तो एक यहाँ का दे दे, एक बीच का दे दे, एक लास्ट का सबसे दे दे, है ना। तो उसको थोड़ा ध्यान रखते रहेंगे बीच बीच में। देखिए अभी क्या है, लगातार जो है हम लोग देख रहे हैं कि चीता जो है यहाँ पे लगातार मृत्यु उनकी हो रही है, उनके लिए बहुत सारी चीजें भी की जा रही है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है डिफरेंस भी देखेंगे कि जो अफ्रीकी चीता है और एशिया चीता में क्या अंतर है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। पहले भी मैं बताया हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट इसको पढ़ूंगा, आप लोग भी देखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए अफ्रीकी महाद्वीप में यहाँ पे हजारों की संख्या में ये पाए जाते हैं, इस तरीके दिख रहे हैं। ये जो ये अफ्रीकी चीता है, ये एशियाई चीता है, और ये लोग थोड़ा सा बड़े होते हैं, है ना। जो ये अफ्रीकी चीता है वो थोड़ा सा बड़े होते हैं, इनकी त्वचा थोड़ी सी भूरी सुनहरी होती है, देखिए, ठीक है। जो एशियाई चीता की तुलना में अधिक मोटी भी होती है, ठीक है। और अफ्रीकी चीतों की संख्या बहुत अधिक है। इन्हें IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में यहाँ पे कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है।
उसके बाद से देखिए कि ये जो एशियाई चीता है इनके बारे में, ईरान में ये लगभग पाया जाता है, यहाँ पे 100 से भी अब कम बचे हुए हैं। अफ्रीकी जो चीतों से ये थोड़ा सा छोटे होते हैं और इनके शरीर के नीचे जो है विशेष रूप से पेट पर जो है अधिक रोए होते हैं इस तरीके का, और अधिक रोए के साथ हल्के जो है पीले भूरे रंग की त्वचा होती है इनकी, देख रहे हैं इस टाइप से। और एशियाई चीतों का जनसंख्या जो है यहाँ पे एक जनसंख्या आधार जो है बहुत छोटा है, और इन्हें आयुसीन के संकटग्रस्त प्रजातियों में के लाल सूची में जो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय रखा गया है। ठीक है, और देखिए इन दोनों को जो है यहाँ पे जो चीता जो है, इस चीते को हम लोग उन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है अनुसूची 2 में यहाँ पे रखे हैं, और ये लेकिन ये हमारे देश से बहुत पहले इनको विलुप्त भी घोषित कर दिया जा चुका था। ठीक है, आप देखिए अभी जो है यहाँ पे इसको जो मैं बताया हूँ, इसके अभी न्यूज़ में चल रहा है कि इनके लिए जो है एक अलग से पैनल भी बनाया गया है, एक अलग से समिति भी अभी बनाया जा रहा है। वो लोग जो है डिसाइड करेंगे, समझेंगे किस तरीके से जो है कौन सा एरिया जो है अच्छे से जो चीता के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उनका जो एक पुनरुद्धार जो करना है उसके लिए बेस्ट प्लेस रहेगा, कैसे रखना है, सारी चीज़ों का ये लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे उस पर। तो इसके लिए जो है यहाँ पे चीता परियोजना की निगरानी के लिए एक पैनल बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है। भारत में चीता पुनरुद्धार कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करना, और मध्य प्रदेश वन विभाग एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सलाह देना जो है इनका मुख्य कार्य रहेगा। ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल की अध्यक्षता वाली समिति में पूर्व वन अधिकारियों और वन्य जीव संरक्षणवादियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ शामिल होंगे, और उनकी भूमिका में जो है इको पर्यटन के लिए चीता आवास को खोलना, इस संबंध में नियमों का सुझाव देना, परियोजना गतिविधियों में स्थानीय समुदाय को शामिल करने के तरीके सुझाना शामिल है। तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगे। और समिति के सदस्यों के अलावा दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों का एक पैनल जो होगा वो चीता संरक्षण में वैश्विक विशेषज्ञता और सर्वोत्तम अभ्यास प्रदान करेगा। तो जो ये पैनल होगा इसमें बाहरी जो दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया, ये 2 जगह से तो हम लोग ले करके आते हैं ना चीता, तो यहाँ के भी एक्सपर्ट्स रहेंगे साथ में, और वो लोग बताएंगे कि किस तरीके से इनका संरक्षण करना है। ठीक है, तो बस इतना ही इसके बारे में समझना था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक लाइन में ऐसे पूछ देता है कि जो चीता के निगरानी के लिए एक पैनल का निर्माण किया गया था। अब किया गया था कि नहीं किया गया था, अगर यही आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको वहां पे आंसर बीच में फंस जाएंगे। अब आपको मैं बता दिया तो आपको ये पता तो रहेगा कि हाँ, चीता का जो है, चीता के संरक्षण के लिए जो है यहाँ पे एक पैनल बनाया गया था, है ना, सरकार के द्वारा। और जो हम लोग कुछ खास बातें भी देख लिए वहां से भी आएगा तो भी समझ जाएंगे। देखिए अभी लगातार मैं आप लोगों को ये जो है रूस और यूक्रेन जो है इनके युद्ध वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। अभी जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको देखने वाले हैं। रूस यूक्रेन जो है ये लोग जो है युद्ध पर जो है एक शांति रूप से मान गए हैं कि हम लोग शांति वार्ता करेंगे, इस तरीके की बातें चल रही हैं। ठीक है, तो ये अभी न्यूज में है, और इसमें जो है सऊदी अरब जो है ये मेजबानी करेगा। ठीक है, और सऊदी अरब में ही वहीं पर जाकर के ये लोग जो है शांति वार्ता करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए अमेरिका, ये अभी न्यूज में चल रहा है ये सब बातें, तो अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश, फिर भारत, ब्राजील, ये लोग जो है सब लोग आएंगे साथ में, और शांति वार्ता जो है ये लोग साथ में एक साथ बैठ करके करवाएंगे। ठीक है, तो जो इसमें जो है सऊदी अरब जो है वो वार्ता का यहाँ पे मेजबानी करेगा। देखिए आजकल जो है अब यूपीएससी ये सब को देखने लगा है। ठीक है,
कि जो है रूस यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता जो है जिस क्षेत्र में हुआ वो निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं इसका भी मैप लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये जेदा जो है यहीं पे है, ये सऊदी अरेबिया के अंतर्गत है। यहीं पे जो है अभी इनका समझौता होगा, इस जगह पर आएंगे। इस जगह का अगर आप ये थोड़ा सा चित्र अगर देखें तो इस तरीके का ये चित्र दिखता है, और ये पूरा रेड सी का एरिया है। ये पूरा रेड सी को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रेड सी जो है, और रेड सी के जस्ट किनारे में है ये, यानी कि सऊदी अरेबिया को देखें तो यहाँ से आप पश्चिमी क्षेत्र में, पूरा पश्चिमी क्षेत्र में एकदम पश्चिमी किनारे में जो है ये जेद्दा शहर है सऊदी अरेबिया का। यहाँ पे जो है ये बैठक होगा, शांति वार्ता होगा। ठीक है, अब बाकी इधर देख रहे हैं आप सब तरफ इरिट्रिया, जिबूती, यमन, यहाँ इधर है, और ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पे जॉर्डन देख रहे हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया का यहाँ पे रियाद जो है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, ये याद रहेगा। जेद्दा शहर में जो है यूक्रेन और जो रूस का जो शांति वार्ता यहाँ पे चल रहा था, अभी चल रहा है। आप देखिए इसमें जो है लगातार चर्चे में जो था उसको हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बार बार यहाँ से हो सकता है कि प्रश्न वगैरह बन जाए, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखते ही रहेंगे। देखिए ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, ये रूस और जो है यहाँ पे यूक्रेन के बीच में विवादित मामले के अंतर्गत ये बातें हैं। तो देखिए यूक्रेन पर जो है रूसी कार्रवाइयों के कारण आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले व्यवधानों से उत्पन्न खाद्य कीमतों में वृद्धि कर निपटाने के लिए प्रयास करना है। देखिए कहानी यहाँ पे ये है कि ये जो ब्लैक सी ग्रीन पहल है, मतलब जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन नॉर्मल छोटा सा दिखता है। आप मैप देखें कि नहीं देखे हैं मैप? हाँ, यहाँ पे जितना दिख पा रहा है इतना ही दिख पा रहा है पास से। तो यहाँ पे है यूक्रेन, यहाँ पे है रूस, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है ब्लैक सी। यहाँ पे टर्की देख रहे हैं। मैं इसको पढ़ाया था कि कौन कौन देश जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैप देख लिए, अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। तो देख रहे हैं कि यूक्रेन रूस के सामने कुछ भी नहीं है, उसको अगर एरिया के हिसाब से देखें तो। लेकिन जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन जो है विश्व स्तर पर जो है वो गेहूं, मक्का, रेपसीड, सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी के तेल, ये सबसे बड़ा निर्यातकों में से एक है ये यूक्रेन। मतलब एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे जो है इसका ट्रांसपोर्टिंग जो है, जो इसकी जो ये जितना यहाँ पे सामान जो है इनका, इसका ट्रांसपोर्ट बहुत सारे विश्व में बहुत सारे अलग अलग देशों में होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो सामान है इस पे बहुत सारे अलग अलग जो देश हैं वो भी डिपेंड रहते हैं। देखिए यहाँ पे ये यूक्रेन धुंधला दिख रहा है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिख रहा होगा ये सब एरिया, यहाँ पे है यूक्रेन। अब यूक्रेन का एरिया देखिए यहाँ से ऐसे करके निकल के जा रहा है इधर, ये पूरा यूरोपीय क्षेत्र, इधर पूरा ये सब इधर का पूरा क्षेत्र आप यहाँ देख रहे हैं। ये पूरा मतलब लगभग बहुत सारे देश यहाँ पे कवर करता है ये यूक्रेन। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हम लोग देखें कि अगर जो इसका ट्रांसपोर्टिंग है अगर वो रुक जाए यूक्रेन का, तो वर्ल्ड लेवल पे कई देशों को परेशानी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन सभी देशों ने भी मिल करके बोला कि आप लोग देखिए युद्ध कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे जो है लोगों को परेशानी हो रही है, तो उस चीज के लिए आप लोग कोई रास्ता निकालिए। तब फिर इन लोगों ने ब्लैक सी ग्रेन पहल निकाला। इसका क्या मतलब है, तो रूस जो है लगातार हमला कर रहा था इस क्षेत्र में। ठीक है, ये लोग अपना युद्ध कर रहे थे एक साथ, लेकिन फिर जो है इस पे समझौता हुआ, और समझौता के साथ ये वाला एक रूट तैयार किया गया। और ये जो रूट है, इस रूट पे ये बोला गया कि यूक्रेन और रूस अपना लड़ रहे हो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूक्रेन का जो सामान यहाँ से जाएगा उस सामान पे किसी प्रकार से रूस हमला नहीं करेगा, यही समझौता था। और रूस इस पे कभी भी हमला नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं किया है। वही मेन इनका समझौता ही था। आपस में लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे किसी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, तो इसी के लिए समझौता किया गया था। ठीक है, देखिए और इसमें
जुलाई 2022 में इस्तांबुल में यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है और तुर्की के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे ब्लैक सी ग्रेन के बारे में। ब्लैक सी ग्रेन पहल का महत्व यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये सारी चीजें। फिर काला सागर में गहरे समुद्र तक पहुंच इसे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के बंदरगाह के साथ रूस एवं यूरोप में सीधे संपर्क रखने में सक्षम बनाती है। जो ब्लैक सी है वो देख रहे हैं आप यहाँ से, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं जीएसटी परिषद। इसको मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका था कि जो जीएसटी परिषद है वो ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ जो है इन सब पर 28% तक का जीएसटी लगाने की प्लानिंग कर रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कई बार आप देखे होंगे इस तरीके से प्रश्न बनता है कि इस पे कितना % का जो है चार्जेस लगाया गया। तो अभी जो न्यूज में है कम से कम उसको फोकस रखेंगे तो आप अगर वहां से संबंधित प्रश्न है तो भी आप लगभग सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो अगर एक्स्ट्रा कुछ वैल्यूडेशन करने को मिले तो आप कर लीजिएगा। फिलहाल अभी जो करंट में है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक है ऑनलाइन गेमिंग, दूसरा यहाँ पे कसिनो और तीसरा है घुड़दौड़। तो ये तीनों पे जो है अभी सरकार जो है जीएसटी परिषद का जो है यहाँ पे एक इनका एक प्रस्ताव मतलब आया हुआ है कि ये तीनों पे जो है 28% का अब जो है जीएसटी इसमें लगेगा और ये जो है 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज में था, जिसको हम लोग समझ गए। जीएसटी परिषद को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो जीएसटी परिषद है ये हमारा एक संवैधानिक निकाय है और ये जो है 289A के तहत अनुच्छेद के मतलब संविधान के अनुच्छेद 289A के तहत इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। ये माल और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को सिफारिश करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ये परिषद जो है ये बैठती है और ये बैठकें करती है, हर चीज का चर्चा करती है, फिर ये जो है ये केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश करती है, ठीक है। उसके बाद से देखिए जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो यही सब कुछ खास बातें हम लोग को ध्यान रखना है। सभी राज्यों के वित्त मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। इसे एक संघीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया है जहां केंद्र और राज्य दोनों उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। दोनों राज्यों केंद्र और राज्य दोनों, क्योंकि देखिए हर एक राज्य के यहाँ पे वित्त मंत्री शामिल हैं प्लस केंद्रीय वित्त मंत्री शामिल हैं, मतलब हर कोई अब यहाँ पे आके बैठ गया, समझ लीजिए आप, है ना। तो अब सब लोग एक साथ मिल करके निर्णय ले रहे हैं, तो इसलिए एक संघीय निकाय के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। अब ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोगों को मेंस के लिए। अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ से डीप टेक स्टार्टअप, ये जो है ये आपके मेंस के लिए आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको मेंस का प्रश्न बनेगा। तो जो डीप टेक स्टार्टअप है ये क्या है? सबसे पहले तो स्टार्टअप क्या है इसको समझते हैं। इसी को आपको इस सब चीजों को समझना है, फिर आपको आंसर राइटिंग करना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्टअप क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पे इसी को हम लोग समझना पड़ेगा, स्टार्टअप क्या है। तो नॉर्मली हम लोग जो जान रहे हैं, आप जो आपके माइंड में जो अभी इस वर्ड से आया होगा वही सारी चीजें हैं। स्टार्टअप में हम लोग एक व्यक्ति या कई व्यक्ति जो मिल करके किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं। किसी बिजनेस को आप अलग अलग तरीके से जो स्टार्टअप्स, इस तरीके से हम लोग वर्ड यूज करके जो बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि बिजनेस शुरू करना, ठीक है। चाहे एक व्यक्ति करता है, चाहे 4 व्यक्ति मिल करके जो है एक नया कंपनी खोलते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, वो सब जो है यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्टार्टअप है, अगर ये स्टार्टअप थोड़ा सा और आगे लेवल पे आगे बढ़ करके चले, ठीक है, तो डीप टेक स्टार्टअप आता है। डीप टेक का मतलब, यहाँ पे टेक का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। मतलब अब हम लोग बहुत हाईली टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम लोग स्टार्टअप शुरू करें, तो अभी स्टार्टअप शुरू करें तो हम लोग नॉर्मली किसी भी चीज का, वस्तु का खरीद बिक्री स्टेप से, चाहे सेवाओं से संबंधित कोई स्टार्टअप शुरू कर दिए, कुछ ऑनलाइन का छोटा मोटा जो है सेवाओं से हम लोगों ने स्टार्टअप शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सब स्टार्टअप नॉर्मल शुरुआत हुआ। लेकिन डीप टेक स्टार्टअप का मतलब यहाँ पे हाईली टेक्नोलॉजी का जो है स्टार्टअप यहाँ पे अब डेवलप होना है।
तो ये वर्ड जो है, इसी वर्ड को हम लोग यहाँ पे डीप टेक स्टार्टअप कहा जा रहा है इसको। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ के समझते हैं। सरकार डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड यहाँ पे लॉन्च कर रही है। डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप व्यवसायों के एक वर्ग को संदर्भित करता है जो मूर्त इंजीनियरिंग, नवाचार या वैज्ञानिक खोजों के आधार पर नवाचार को बढ़ावा देते हैं। सामान्यतः ऐसे स्टार्टअप कृषि, लाइफ साइंस, रसायन विज्ञान, एरोस्पेस, हरित ऊर्जा पर काम करते हैं। तो ये सब एरिया जो है, और केवल इतना ही नहीं है, ये सीमित नहीं है। अभी तो हम लोग इतना ही बस नॉर्मली एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, और भी जितना ज़्यादा इस तरीके का एरिया हो जाए सब पे जो है ये काम करता है, और हाईली, ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी रहेगा मेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे डीप टेक की विशेषताएं क्या है। तो डीप टेक की विशेषताएं समझिए। डीप टेक नवाचार जो है वो बहुत मौलिक है और मौजूदा बाजार को बाधित करते हैं या तो एक नया विकसित करते हैं। यहाँ पे कैसे बाधित कैसे करते हैं, विकसित तो समझ में आ गया आपको, बाधित कैसे करते हैं, बाधित कैसे करते हैं भी आपको दिमाग में आ गया होगा। बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों को कई चीज़ों से में परेशान भी कर रहा है। सब हाई टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको बैंक रॉबरी, जिस तरीके से चाहे बैंक से खाता, मतलब बैंक से जो है वो पैसा निकाल लेना, ठीक है, अलग अलग तरीके से फिशिंग प्रक्रिया करना, ये सारी चीज़ें एक तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम पे जो है सेवाएं जो दे रहे हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे। तो कई सारे प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, और नया यहाँ पे एक विकास भी इसमें दिख रहा है। डीप टेक पर आधारित नवाचार अक्सर जीवन, अर्थव्यवस्था, समाज में व्यापक परिवर्तन लाते हैं। प्रौद्योगिकी को विकसित करने और बाजार में उपलब्धता के लिए डीप टेक की आवश्यकता समावधि सतही प्रौद्योगिकी विकास, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल ऐप और वेबसाइट से कहीं अधिक है, तो इससे भी अब कहीं अधिक जो है आगे बढ़ चुका है मामला। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकसित होने में दशकों लग गए और यह अभी भी यहाँ पे पूर्ण नहीं है। तो हमारी स्थितियां भी यहाँ पे दिख रही है, तो लेकिन उससे भी कई गुना अब अधिक आगे तक हम लोग को बढ़ना है। अनुसंधान और विकास, ये प्रोटोटाइप परिकल्पना को मान्यता करने एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्रारंभिक चरणों में पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा मतलब स्टार्टअप है जिसमें बहुत हाईली तरीके से आपको पूंजी की भी जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा ही पूंजी का। भारत में थोड़ा सा हम लोग स्थिति देखते हैं, है ना, डीप टेक स्टार्टअप की स्थिति क्या है हमारे देश में। तो वर्ष 2021 के अंत में भारत में 3000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप थे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स आदि जैसे नए युग की तकनीकों पर काम कर रहे थे। पिछले एक दशक में भारत का डीप टेक इकोसिस्टम जो है यहाँ पे 53% बढ़ा है और यह अमेरिका, चीन, इजराइल एवं यूरोप जैसे विकसित बाजारों के बराबर है। देखिए अभी तक मैं जितने भी पॉइंट पढ़ाया सभी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक नया टॉपिक है, और इस तरीके का टॉपिक जो है यूपीएससी का फेवरेट होता है, तो खास करके ध्यान रखिएगा। भारत के डीप टेक स्टार्टअप में बेंगलुरु की हिस्सेदारी जो है 25 से 30% है। इसके बाद से दिल्ली एनसीआर 15 से 20%, फिर मुंबई 10 से 12% का स्थान है। डीप टेक स्टार्टअप ड्रोन डिलीवरी और कोल्ड चेन प्रबंधन से लेकर के जलवायु कार्रवाई एवं स्वच्छ ऊर्जा जैसी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। तो यहाँ से कुछ हम लोग खास डाटा भी मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, हर चीज़ें इतना में हम लोग अच्छे समझ लेंगे। लेकिन हम लोग का जो डीप टेक जो है ये, इसके सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं।
और हमारे भारत के संदर्भ में खास करके चुनौतियां हैं, तो उसको भी हम लोगों को समझना जरूरी होगा। तो देखिए यहाँ पे वित्त पोषण सबसे बड़ी एक चुनौती है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक 20% से कम जो है यहाँ पे स्टार्टअप जो है उनको अभी तक वित्त पोषित सुविधा प्राप्त है। ठीक है। फिर घरेलू पूंजी कमी। अब यहाँ घरेलू पूंजी कहाँ से आ गया, तो देखिए क्या होता है कि मान के चलिए जब तक सरकार आपको हेल्प नहीं करिए तब तक आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आप खुद से करें तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल जैसा स्टार्टअप ये नहीं है ना, हाईली टेक्नोलॉजी से है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसमें पूंजी की आवश्यकता होगी। जो आप इस तरीके का है, मतलब थोड़ा सा आपको कठिनाई होगा करने में। करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन कठिनाई होगा ना, तो हम लोग कठिनाई चुनौतियों का ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चुनौतियां हैं ये सामने आती हैं। उसके बाद से टैलेंट और मार्केट एक्सेस। अब ये भी अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टैलेंट लोगों के पास नहीं है, ऐसी स्थिति अभी नहीं है, तो ये भी एक हमारे लिए चुनौतियां हैं। रिसर्च गाइडेंस का भी कमी है, क्योंकि हम लोग पास अब देख रहे हैं, मतलब हाईली टेक्नोलॉजी एक बार बोल दिया हो तो आप लोगों को हर चीज ये समझ में आ जाएगा कि हमारे देश के संदर्भ में इसका क्या स्थिति होगा। ठीक है। डीप टेक के बारे में जो है निवेशकों को भी समझ उतनी वो नहीं होगी उस तरीके से। फिर कस्टमर एक्विजिशन और लागत, तो इन सभी चीजों पे भी जो है हम लोग की एक चुनौतियां जो है बनी हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या चुनौतियां हैं ये भी समझ में आ गया हम लोग को। जो जो मेन बातें हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग उसको अब अच्छे से समझ गए हैं। अब आपको उसमें एक आंसर राइटिंग करना है और सभी को ग्रुप में भेजना है। क्या है आंसर राइटिंग के लिए प्रश्न, तो देखिए डीप टेक स्टार्टअप, डीप इसको इस तरीके से देखेंगे, डैश लगा हुआ है। ठीक है। डीप टेक स्टार्टअप की अगली सीढ़ी है, परंतु भारत के लिए चुनौतियों से भरी हुई है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, 250 शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है। तो डीप टेक के बाद से डैश है, याद रखिएगा। ठीक है ना। डीप टेक जो है वो स्टार्टअप की अगली सीढ़ी है। जो स्टार्टअप हम लोग शुरू में समझा, तो स्टार्टअप की अगली सीढ़ी है। और एक चीज कि जब भी प्रश्न को देखेंगे तो एक एक जो जितने यहाँ पे वर्ड है ना, सबको अच्छे से पहले समझिएगा कि ये प्रश्न क्या बोलना चाहती है, और तोड़ के देखिएगा। डीप टेक पहले आ गया, फिर स्टार्टअप आ गया, तो स्टार्टअप की अगली सीढ़ी है, तो इसका क्या मतलब हुआ आप समझेंगे ना, मैं उसको नहीं बताऊंगा। फिर आगे यहाँ पे जो है फिर बोला जा रहा है कि परंतु भारत के लिए चुनौतियों से भरी हुई है। तो यहाँ से फिर एक और वर्ड आ गया यहाँ से कि भारत के लिए चुनौतियां से भरी हुई, तो चुनौतियों के बारे में फिर बताना पड़ेगा। फिर डिस्कशन कैसे करना है, तो समालोचनात्मक परीक्षण करना है उसका। तो इस तरीके से आप प्रश्न को अलग अलग तरीके से सोच करके देखेंगे, मतलब इसको पूरा अच्छे से डीपली समझने की कोशिश करेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगी प्रश्न क्या बोल रहे हैं। ठीक है। तब आपसे गलती कम होगा। ठीक। तो ये हमारा लास्ट जो था, ये हमारे को क्वेश्चन अब इसी तरीके से रहेगा, लास्ट में आपको मिलेगा। पूरा लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।